हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं विकास कुमार जी, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मैं स्वागत करती हूँ विकास जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। विकास जी, सिलेक्शन हुआ है एसबीआई पीओ के पद पर, किस तरीके से फीलिंग है? हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा फील है मैम। ये तो लास्ट ईयर से ही अच्छा फील है। लास्ट ईयर मेरा थोड़ा सा सरा गया था, बट दिस ईयर फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद अलग ही फीलिंग होता है ऑब्वियसली। मैं प्रश्न ये करना चाहूंगी कि एसबीआई पीओ क्यों? क्या मोटिवेशन था कि एसबीआई पीओ? एक्चुअली मैम, जब बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें होता है कि आप जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इस बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, और बैंकिंग में एसबीआई जो कि एक ब्रांड है, तो ऑब्वियसली सब लोग सबसे बड़े टफेस्ट एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं बैंकिंग में। और एसबीआई सबका एक ड्रीम जॉब होता है। एसबीआई पीओ में होना एक मोटिवेशन था। और जब भी स्टूडेंट्स लोग को देखते थे, जो सीनियर्स लोग थे, वो जब आइडेंटिटी कार्ड पहनते थे, तो उन्हें एक देख करके एक फीलिंग आता था। जब एसबीआई का टैग होता था तो एक मोटिवेशन मिलता था इससे भी। विकास, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और फिर किस तरीके से एसबीआई पीओ की जर्नी शुरू हुई। आपने जैसे बताया कि बहुत सारे सीनियर्स ने आपको मोटिवेट किया, बट ये पूरी जर्नी हम जानना चाहेंगे आपसे। ओके। एक्चुअली मैंने ट्वेल्थ तक साइंस बैकग्राउंड से था मैं। और एक एवरेज तो नहीं बोल सकते, एवरेज से सबसे ऊपर थे, बिलोंग करते थे। मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। आफ्टर ट्वेल्व मैंने आर्ट्स चूज किया। हिस्ट्री ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में चूज किया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था। तो मुझे लगता था कि इसमें रह करके मैं साथ में कोचिंग भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने हिस्ट्री को ऑप्ट किया। और हिस्ट्री ऑप्ट करने के पीछे एक और कारण था कि उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि बैंकिंग में जाना है, एसएससी में जाना है, यूपीएससी में जाना है। बट हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट था, मुझे लगता था कि ये जीएस में ओवरऑल सब सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। बट सडनली जब मुझे बैंकिंग में शिफ्ट होना पड़ा, तो मुझे एक हेल्प मिला कि उतने कॉलेजेस नहीं जाना पड़ता था, तो मुझे कोचिंग ज्वाइन करने में आसान हो गया, जिसकी वजह से मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अपने बैंकिंग का। उसके बाद मैंने 3 साल तक रेगुलर प्रैक्टिस किया बस बैंकिंग के लिए। जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, जीए में, वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया 2020 में। उसके बाद उस टाइम मेरा सिलेक्शन एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ इंटरव्यू तक मैं गया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेरा एसबीआई क्लर्क में सिर्फ फाइनल सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सर लोग बोलते थे कि ज्वाइन कर लो, एक अच्छी बात है, बट मैंने नहीं ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पीओ के लिए ही बना हूँ और मुझे एसबीआई क्लर्क में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैंने एक कोशिश किया कि अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एसबीआई क्लर्क, तो फिर मुझे हो सकता है मौका ना मिले अगर क्या करके, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और जॉब एसबीआई क्लर्क का भी थोड़ा सा बिजी होता है, तो मैं अब टाइम नहीं दे पाता। तो मैंने रिस्क लिया कि नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करते हैं, और हुआ तो ठीक है, ना तो फिर एसबीआई क्लर्क नेक्स्ट ईयर भी मैं हो जाएगा तो उसमें चले जाऊंगा। और नेक्स्ट ईयर फिर मैंने रिस्क तो लिया, बट फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और इससे पहले मेरा आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ था। विकास जी, आपका दृढ़ निश्चय था कि बनना है तो एसबीआई पीओ, वरना नहीं। और आपने जैसे बताया कि एसबीआई क्लर्क में भी आपका सिलेक्शन हुआ था, बट आपको पता था अपना विजन कि क्या आप अपने 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 कैपेबिलिटीज को किस तरीके से टेस्ट कर सकते, किस तरीके से यूज कर सकते, और उसी हिसाब से आपने अपने लिए पोस्ट चुनी। विकास, पिछले अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में मैं जानना चाहूंगी क्या कमियां से सुधार किया? वो जो रास्ता था ना सिलेक्शन से सिलेक्शन तक का, वो कैसे रहा? मैम, मुझे लगता है कि वो लास्ट ईयर सिलेक्शन ना होना वो भी एक अच्छी बात था, कि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस जानने को मिला, कैसे आप इंटरव्यू में फेस करते हैं, क्या मेंस का लेवल होता है, क्या प्रीलिम्स का लेवल होता है। तो जब मैंने लास्ट ईयर जब एसबीआई पीओ एग्जाम दिया था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा था। जैसे प्रीलिम्स में आप कैसे फेस कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट होते हैं, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। फिर आप मेंस में जाते हैं, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट कम हो जाते हैं, उसमें क्या लेवल रहता है, एग्जाम प्रेशर क्या रहता है। फिर आप फाइनली इंटरव्यू तक जाते हैं। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर का, जो मुझे इस साल हेल्प हुआ। थोड़े से मार्जिन से नहीं हुआ था, बट इस साल मुझे एक्सपीरियंस था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब मैं इंटरव्यू तक लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच गया था, तो इस साल कहीं ना कहीं बस मुझे थोड़ा सा पुश करना था अपने आप को, जो थोड़ा सा लैगिंग रह गया था। कि जैसे लास्ट ईयर में इंटरव्यू थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उतना अच्छा से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चन आते हुए भी थोड़ा सा ब्लफ कर जा रहा था।
और क्वेश्चंस भी वैसे कर रहे थे सर, तो प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर पाया था वहाँ पे। तो वो मुझे इस साल लगा कि हाँ, एक एक्सपीरियंस हो गया कि आप किस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। तो वो मुझे इस साल हेल्प हुआ, जिसके चलते मैंने कर लिया इस बार। विकास, कई सारी कमियों को आपने बताया। किस तरीके से एसबीआई पीओ की जो अलग अलग स्टेजेस है उसको तैयार किया आपने? मैम, SBI PO में बेसिकली 3 स्टेप होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों का अलग अलग मोटिव होता है और अलग अलग डिमांड भी करता है एग्जाम। SBI PO का प्रीलिम्स अगर हम बात करें तो उसमें आपका नॉलेज टेस्ट नहीं बल्कि आपका स्पीड टेस्ट ज़्यादा होता है, कि आप कम समय में 20-20 मिनट का तीनों सेक्शनल टेस्ट होता है, तो आप कितना जल्दी आप उसको कर लेते हैं, क्योंकि वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आप अगर 20 नंबर से क्वालिफाई करें चाहे 1 नंबर से क्वालिफाई करें, वो मैटर नहीं करता है। आपको बस उसमें क्वालिफाई करना है। और जैसा कि मैंने लास्ट ईयर से इस बार मेरा उतना अच्छा नहीं गया था प्रीलिम्स, स्टिल मैंने क्वालिफाई किया, और मुझे पता था कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में मैंने उतना ध्यान दिया नहीं था। मुझे पता था कि बस 1-2 नंबर से भी क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो मुझे बस मेंस पे फोकस करना है। वही हुआ, मैं बस 4 या 5 मार्क्स से क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स। उसके बाद फिर मैंने मेंस पे, मेरा तैयारी अच्छा था पहले से, क्योंकि मैं जान रहा था कि जो भी सिलेक्शन होगा आपके मेंस के बेसिस पे होगा, जो भी मार्क्स ऐड होंगे मेंस का ऐड होंगे। मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था स्टार्टिंग से ही, कि अगर आपके मेंस में 20-20 प्लस अगर मार्क्स आ जाते हैं तो एक ओवरऑल आपको इजी हेल्प हो जाता है। इसलिए फिर मैंने मेंस का तैयारी किया, और फिर मेंस में मैंने अच्छा मार्क्स लाए। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, और फिर इंटरव्यू फिर मैंने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से अपना बस तैयारी किया, और फिर मैंने इंटरव्यू दिया। विकास, करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके एसबीआई मेंस में। तो किस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि ये हमेशा एक ट्रिकी पोर्शन रहता है। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं लेकिन कहाँ से करना है ये नहीं पता रहता। तो किस तरीके से आपने किया? मैम, करेंट अफेयर सेक्शन ऐसा है जो बहुत ही एक बोला जाए तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और बहुत ही कम टाइम लेता है। अगर आपको याद आ रहा है तो मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को टिक लगा कर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये स्कोर बूस्टिंग होता है। लेकिन हालांकि 2 साल से ये देखा जा रहा है कि लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो GA का जो ट्रेंड है करेंट अफेयर्स का, वो बहुत ही चेंज हो चुका है। अब डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आते नहीं है। 1 लाइनर जो हम पढ़ के जाते हैं वो क्वेश्चन में दिया रहता है, बट जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़ा सा होते हैं, मतलब डीपली क्वेश्चन होते हैं, कि आप उसके बारे में तो जानते हैं बट उसके हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं या नहीं, वो कैसे हुआ क्या हुआ इसके बारे में। तो ये आपको, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि 3 मंथ का करंट अफेयर्स ऊपर से 1 लाइनर करके चले जाएं, तो ये दिक्कत है। मैं स्टडी आई को गौरव सर को 2017 से फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम सर फ्री कोर्स पढ़ाते थे यूट्यूब पे, तो उस टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ही नहीं, मैं वर्ल्ड अफेयर्स के लिए पूरा जो भी जियो पॉलिटिक्स न्यूज हो रहता था, इंटरनेशनल अफेयर्स रहता था, उसमें मेरा इंटरेस्ट रहता था। तो वो मैं स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा हूँ, गौरव सर को, अंकित अग्रवाल सर को। तो वो मुझे फायदा हुआ, इंटरव्यू में फायदा हुआ और मेंस में भी फायदा हुआ, क्योंकि मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि करंट अफेयर्स तो रहते हैं, बट उसका हिस्ट्री अगर आपको अगर 1 साल पहले से या 6 महीने पहले से आप नहीं पढ़ के गए हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है एग्जाम में। तो मेरा 2017 से प्रैक्टिस था लगातार। मैं करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन जैसे रहता था तो मुझे पता रहता था कि हाँ, इसका हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में करंट अफेयर्स में। आप सिर्फ ये नहीं पढ़ के जा सकते हैं कि सिर्फ ये किसने इन्वेंट किया या कहाँ पे लोकेट करता है, इससे आपको सिर्फ नहीं होने वाला है। SBI अब वो टाइम गया कि आप सिर्फ 1 लाइनर पढ़ के कैप्सूल पढ़ के चले गए। SBI हो या फिर IBPS हो, जो कट ऑफ जाता है GA सेक्शन का बहुत ही मिनिमम जाता है, 2.5 3.5। इसका कारण ये है कि स्टूडेंट्स लोग जो हैं सिर्फ 1 लाइनर पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। बट वहाँ पे पैनिक होने का चीज़ नहीं है। अगर आपने जो अटेम्प्ट किए हैं बस वो एक्यूरेसी के साथ करिए अटेम्प्ट। भले ही वहाँ पे नहीं आ रहा, बट हाँ, कोशिश करिए कि जितने बना रहे हैं वो एक्यूरेसी के साथ बनाइए। और कोशिश करिए कि आप अपने GA को हैबिट बना लीजिए, ना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, बल्कि आप उसको एक हैबिट बना के चलिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप इसको एक इंटरेस्टिंग के रूप में पढ़ सकते हैं GA सेक्शन को। और विकास, गौरव आपने भी सर का सर एक मैं और बोलना हाँ। गौरव सर का एक बात और बोलना चाहूंगा मैम, कि वो जब GA कराते हैं ना, तो उनका एक बेनिफिट ये होता है कि आप एक ही क्वेश्चन को आप लास्ट कभी करंट अफेयर्स को ऐड करके उसमें डिटेल में बताते हैं, और एक ही क्वेश्चन को इतने बार रिपीट कर देते हैं ना कि अब लगता है कि सर को बोलने से पहले ही लगता है कि सर का अगला बात यही होगा। और रिपीट करते रहता है एग्जाम हॉल में भी कि उनका क्वेश्चन बोला हुआ है तो आवाज रिपीट करता है, तो वो एक बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स लोग को। विकास, आप बता रहे थे किस तरीके से गौरव सर के कोर्स से आपने पढ़ा है। क्या आपने कोर्स लिया था, परचेज किया था गौरव सर का? यस मैम, उनका जो डेली करंट अफेयर्स का कोर्स था वो मैंने परचेज किया था। तो वो मैंने 2 साल का परचेज किया था। मुझे पता था कि ये हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, स्टिल मैं अभी भी उनका करंट अफेयर्स देखने का इतना आदत हो गया कि अभी मैं देखते रहता हूँ कि क्या न्यूज़ चल रहा है।
तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एग्जाम पर्पज से ही पढ़ें करेंट अफेयर्स, आप ऐसे भी नॉर्मली या हैबिट के लिए आप पढ़ सकते हैं। विकास, अभी आपने बताया कि गौरव सर के कोर्स से ही आपने पढ़ा था और पूरा करंट अफेयर्स उसी से कवर किया, लेकिन बहुत सारे आजकल तो इंटरनेट की ऐसी पेनिट्रेशन है कि एवरीबडी हैज एक्सेस, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोर्स फ्री में अवेलेबल हैं, बट व्हाई डिड यू चूज गौरव सर ओवर अदर्स? मैम ये एक्चुअली एक ट्रस्ट होता है कि अगर आप किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। नहीं, आप ये एग्जाम में ये नहीं जाकर न बोले कि अरे यार मैंने तो इस चीज़ को फॉलो किया था, ये आया ही नहीं। तो आपको वहाँ पे एक ट्रस्ट इशू होना चाहिए, बिल्डअप होना चाहिए कि अगर आप हाँ इस टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली फॉलो करिए कि हाँ मुझे लगता है कि सिलेक्शन मिल सकता है अगर उनका कंटेंट अच्छे हैं। आप उनको हर साल का जो रिव्यू होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग रिव्यू देते हैं कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन मैच हुए हैं नहीं हुए हैं, उनके पढ़ाने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है तो नहीं लग रहा है। गौरव सर के पढ़ाने का बस यही अच्छा लगता था कि वो स्क्रीन पे पढ़ाते थे ना, तो वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते थे, तो उससे होता था कि अगर आपको कोई चीज नहीं भी याद हो रहा है या फिर लास्ट क्लास आपका छूट गया है तो वो आपका कवर हो जाएगा उसमें। ये एक बेनिफिट है गौरव सर का। विकास, ये तो हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली, और स्टडी आईक्यू का रोल और भी स्टेजेस में किस तरीके से रहा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, क्या मैं जान सकती हूँ? मैम बेसिकली प्रीलिम्स में तो सिर्फ आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन आते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होता। उसमें आप प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना बेनिफिट होता है। आप जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओ, मेरा मेन फोकस मॉक्स पे रहता था कि अगर आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो आप बेस्ट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैथ्स लेकर बैठोगे 1 घंटे ना तो 100 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप 1 घंटे में। 3 घंटा भी हो जाएगा फिर भी आप लोगों के 20 से 30 क्वेश्चन में घूम रहे हो और लगेगा थक जाएगा। लेकिन आप जब मॉक्स देते हो ना तो 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होता है। तो मैं बेसिकली दिन में 3 से 4 मॉक हमेशा देता था। मेरा बेसिक प्रैक्टिस का बस यही मेथड ही रहता था कि जितना ज़्यादा हो सके मॉक्स दो, इससे मेरा प्रीलिम्स हो जाता था आराम से। और मेंस के लिए मैं जो भी हाई लेवल कंटेंट होता था ना वो मॉक्स में ही मिलता था कि अगर आप किसी मॉक्स को परचेज किए हुए हो तो उससे आप जितने हो सके, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आप जितने प्रैक्टिस करो उतना फायदा होता है मेंस में। और जीए के लिए तो मैंने बताया है कि अगर आप रेगुलर फॉलो करें, उसके लिए ये नहीं कि बस एग्जाम प्रीलिम्स हुआ तब मैंने जीए स्टार्ट किया है, वो मैटर नहीं करता है। स्टडी आईक्यू का जो क्यूज सेक्शन होता था ऐप में, जो क्यूज है, वो बेनिफिट होता था कि अगर आप वीकली पढ़ लिए करंट अफेयर्स तो आप एक बार संडे को बैठ जाओ आराम से क्यूज दे दो 1 वीक का, वो बहुत ही फायदा होता था क्यूज सेक्शन से। खास करके मेंस में बहुत ही फायदा हुआ था कि अगर आपको कोई चीज रिपीट करना है, याद करना है, तो आप बार बार वीडियो नहीं देखो। वीडियो देखने में होता है आपको टाइम वेस्ट होता है, और एक ही चीज को आप बार बार देख रहे हो। आप खुद को एक बार चेक भी करो कि मैंने जो पढ़ा था वो मेरा कितना रिवाइज हो चुका है। तो मैं क्यूज ज़्यादा प्रेफर करता था क्योंकि आपको एक एमसीक्यू रूप में प्रैक्टिस भी हो जाता था स्टडी आईक्यू ऐप पे, तो वो मुझे फायदा हुआ था उसमें। और इंटरव्यू में मैंने बताया है कि अगर आप इंटरनेशनली अफेयर्स ये सब फॉलो कर रहे हो, करेंट इशू फॉलो कर रहे हो, बैंकिंग अवेयरनेस भी सर बताते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का भी सर का एक वीडियो आता है मंथली, मंथ में 2 बार आता है, तो वो भी आप करके रहो, वो इनफ हो जाता है उसके लिए। विकेश, बहुत बड़ा सिलेबस हो सकता है, किस तरीके से इतनी सारी चीजों को रिटेन रखना है, लगातार एग्जामिनेशन साइकिल में बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपकी तरफ से आप अपनी जर्नी से क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि आप के पास एक एसबीआई क्लर्क था, बट आप फिर से एग्जामिनेशन साइकिल में थे ताकि और बड़ा चीज आपको मिल सके, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हाउ डू यू सस्टेन योरसेल्फ? यस मैम, ये एक बेसिकली एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर आपको सस्टेन करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत लोग को मैंने देखा है कि वो लोग बस ये सोच के डर जाते हैं कि इतने वैकेंसी कम है, इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं, 15 लाख एग्जाम दे रहे हैं, 10 लाख एग्जाम दे रहे हैं, वैकेंसी तो मात्र 2000 है। तो ये बात आपको मत सुनना है, आपको बस अपने जो फोकस है, आपको जो एग्जाम टारगेट है उस पर फोकस करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि क्या हम क्लियर कर सकते हैं। नहीं, आपको दूसरों से क्या मतलब है, आप खुद को अपने आप में बस जज करो कि मेरा हमको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। आप दूसरों से कंपेयर मत करो और बस प्रैक्टिस करते जाओ। इसमें बस है कि आपको कितना आप कंसिस्टेंट रहोगे वो मैटर करता है। हम जैसा कि मैंने जब एसबीआई क्लर्क जब छोड़ा था तो ये मन में एक कंसिस्टेंट का फीलिंग होना चाहिए कि आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। सेल्फ डाउट कभी नहीं होना चाहिए कि आपको अपने पे विश्वास नहीं हो, खुद डगमगा रहे हो। नहीं, बैंकिंग एग्जाम में एक बेनिफिट है कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, बहुत ही लाइनअप के साथ एग्जाम होता है। जैसे अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ तुरंत अगले मंथ एक न्यू एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी तुरंत रिसेंटली आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, वो खत्म होगा तुरंत एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, फिर आरआरबी आ जाएगा, फिर आईबीपीएस, फिर एसबीआई पीओ। तो ये आपका एग्जाम सालों भर चलते रहता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस एग्जाम में नहीं हुआ, उस एग्जाम में नहीं हुआ, आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है, तभी आपको हो पाएगा। अगर मैं लास्ट ईयर में अगर ये हिम्मत छोड़ देता कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो हो सकता है कि इस साल मेरा प्रीलिम्स भी ना हो पाता,
तो लास्ट ईयर तक इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अगर आपको फिर से इंटरव्यू तक पहुंचना है तो आपको डबल मेहनत करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि इंटरव्यू पहुंचने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से करना होता है। तो खुद को मोटिवेट रखना होता है और खुद पे बिलीव करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम में। विकास, इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रुशियल स्टेज होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। कैसा आपका एक्सपीरियंस था? एक वाक्य अगर हम आपके इंटरव्यू से जान सकें तो वो क्या होगा? हाँ, इंटरव्यू पे मैम बेसिकली जब आप उतने सीनियर अथॉरिटी के साथ बैठते हो वहाँ पे, तो वो एक अलग फीलिंग होता है। वहाँ पे आपको लगना चाहिए कि आप एक ऑफिसर्स क्वालिटी हो। वो मेरे लिए लगा कि हाँ, सबसे बेस्ट फीलिंग था वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे। बिल्कुल, इंटरव्यू का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है कि आप इतने सीनियर ऑफिशियल्स के सामने वहां बैठे ऑफिसर के रहते हैं साथ और खुद को वन टू रिप्रेजेंट कर वन रहे हो। इंटरेक्शन होता है, तो उसको बहुत ही इंजॉय करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फील। जी। विकास, आपसे इंटरव्यू में हमने बहुत सारी चीजें चर्चा की आपकी जर्नी के बारे में, और किस तरीके से और भी लोगों को दृढ़ निश्चय अपने अंदर रखना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस कन्विक्शन होना चाहिए कि जो गोल आपने अपने लिए सेट किया है उससे कम पे आप सेटल ना हो। Vikash, thank you so much for joining us in this interview session. The entire team wishes you good luck, good health.